बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करते हैं लेक्चर नंबर 21। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में ही मज़ीद बात करनी है। ये जो यहाँ पे उन्होंने पहले जो पैराग्राफ बताए ये सारे वही हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के जो लेक्चर्स है ना, जैसे लेक्चर नंबर 20 था और फिर हम लोग लेक्चर नंबर 21 कर रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 20 नहीं सुना हुआ उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा लेक्चर नंबर 21। ठीक है, तो आप लोग पहले लेक्चर नंबर 20 को देखें, तब आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आएगी। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के पीछे अजम्पशंस क्या क्या होती हैं, आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने बात का ख्याल रखना था रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर, उसको आप लोगों ने रैंडमली सिलेक्ट करना है उन सबको। दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। सैंपल से आप लोग जो वैल्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं वो सारी आप लोगों की इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, यानी कि जो दो इवेंट्स है, जो दो ऑब्जर्वेशन या ज्यादा ऑब्जर्वेशन आप लोग ले रहे हैं वो सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक इवेंट के होने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे इवेंट के होने के चांसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो वैल्यू है आप लोगों की पॉपुलेशन मीन की वो अनचेंज रहनी चाहिए बाय द ट्रीटमेंट। हम लोग ये अज्यूम, सॉरी, ये पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डिविएशन है। पॉपुलेशन मीन के लिए वो माइक्रो वाला सिंबल होता है, यू की तरह का जो होता है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं, हम लोग क्योंकि अज्यूम कर रहे होते हैं ना कि अननोन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी होगी, तो ये आप लोगों की सेम होनी चाहिए। आफ्टर द ट्रीटमेंट भी स्टैंडर्ड डिविएशन जितनी हो, वो बिफोर द ट्रीटमेंट भी स्टैंडर्ड डिविएशन उतनी ही होनी चाहिए। आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होनी चाहिए ट्रीटमेंट की वजह से। नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस को जब आप लोग जी स्कोर्स की मदद से टेस्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसमें आप लोग उसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिटिकल रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आप लोगों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब बेल शेप्ड आप लोगों के पास कर्व आएगी। ठीक है, इसी को आप लोग इस्तेमाल करते हुए आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों का सैंपल मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगी तो तभी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास होगी अजम्पशंस। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला आ जाए। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एरर्स के बारे में क्वेश्चन है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और दूसरा होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर तब होता है जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू हो फिर भी आप लोग उसको रिजेक्ट कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 2 एरर तब होता है जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है फिर भी आप उसको रिजेक्ट नहीं करते, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, टाइप 1 एरर कब होता है? जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट कर देता है जब नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू होता है, उसको वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए फिर भी उसको रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर ये कंक्लूड करता है कि ट्रीटमेंट का कोई अफेक्ट नहीं है, हालांकि वहां पे अफेक्ट होता है। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, ट्रू को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, यहां पे मैंने गलत बोल दिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस ट्रू था यानी कि कोई ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आपने फिर भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आपने ये कह दिया कि भाई इफेक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट कोई इफेक्ट नहीं था लेकिन आप कहते हैं कि नहीं इफेक्ट है। ठीक है, ये तभी होता है जब रिसर्चर्स को एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में नहीं पता होता, या ये होता है कि जो सैंपल होता है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पे जो अल्फा लेवल होता है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं आप लोग टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा जो आपका एरर होता है वो होता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर तब होता है जब आप लोगों का नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है फिर भी आप लोग उसको रिजेक्ट नहीं करते। नल हाइपोथेसिस फॉल्स था यानी कि अफेक्ट जो है ना, ट्रीटमेंट अफेक्ट वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप नल हाइपोथेसिस को फिर भी आप लोग एक्सेप्ट करें। आप ये कहते हैं कि भाई कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जो ट्रीटमेंट अफेक्ट एग्जिस्ट करता है आप लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये आपका होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, आपके सैंपल के ऊपर ट्रीटमेंट का इन्फ्लुएंस होता है
लेकिन वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होता कि सैंपल मीन क्रिटिकल रीजन में जा सके। तो क्योंकि सैंपल मीन क्रिटिकल रीजन में नहीं जा पाता, इसकी वजह से आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे जो आपका जो सैंपल होता है, या तो वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था, आपने सैंपल नहीं ठीक तरह से लिया था, इसी की वजह से आप डिसीजन ये लेते हैं कि आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना, हालांकि वो गलत भी है, फिर भी आप लोग उसको रिजेक्ट नहीं करते। टाइप 2 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से, और ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ किस्म की फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे टेबल से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये क्या है, टाइप 1 एरर है। ठीक है, लेकिन अगर अफेक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों का जो एच नॉट है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो फॉल्स है, और आप लोग फिर भी अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अगर ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, फिर भी और आप लोग अपने नल हाइपोथेसिस को ठीक है मान लेते हैं, फिर भी आपका डिसीजन ठीक है। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है अफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपका कौन सा होगा, टाइप 2 एरर होगा। अच्छा, यहाँ पे आप आगे आ जाए, सिलेक्टिंग एन अल्फा लेवल। अल्फा लेवल वो आपकी कम से कम वैल्यू होती है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हुए जज करते हैं कि आपका जो टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। रिसर्चर खुद अल्फा लेवल को चूज करता है। अल्फा रिप्रेजेंट्स करता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है टाइप 1 एरर की किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट के अंदर। आपको अल्फा लेवल से पता चल जाता है कि भाई टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हो सकते हैं। अब अल्फा कॉरिस्पॉन्ड्स टू प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि अल्फा लेवल आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ सकती है। किसी भी हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए जब आप लोग अल्फा लेवल को लेते हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो ये आप लोगों को अल्फा लेवल बता देता है कि क्रिटिकल रीजन की बाउंड्रीज क्या होंगी, दूसरा आपको अल्फा लेवल बता देता है कि टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मेन जो कंसर्न होता है जब आप लोग अल्फा लेवल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आप लोग क्यों सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग टाइप 1 एरर के रिस्क को कम कर सकें। बहुत सारे रिसर्चर्स प्रेफर करते हैं कि वो अल्फा लेवल बहुत ही छोटा यूज करते हैं, जैसे 0.01 और या फिर 0.001 को यूज करते हैं अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ये आप लोगों के होंगे अल्फा लेवल्स होंगे। पहले ये है ना, ये -1.96 से लेके और 1.96 तक अगर आप लोग लेते हैं ना बाउंड्री, ठीक है, ये आप लोगों का ये वो रीजन है जिसके अंदर अगर आप लोगों की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, तो इनके दरमियान आप लोग देखें तो यहाँ पे आपका अल्फा लेवल बनता है 0.05। ठीक है, उसके बाद -2.58 से लेके 2.58 तक ये जो अल्फा लेवल है इनके दरमियान ये आपका बन रहा होता है, अल्फा लेवल होता है इनका 0.01। ठीक है, रिसर्चर्स क्या करते हैं कि 0.01 और 0.001 ये दो अल्फा लेवल नॉर्मली लेते हैं। ये वाला जो 0.05 वाला जो होता है ना लेवल, इसको नहीं इतना लेते, इनको ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर जितना ज्यादा छोटा अल्फा लेवल लेंगे ना, उतने ज्यादा आपका ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है ना ये बढ़ जाएगा। पहले आप लोग ये कहना है कि इस रीजन से लेके इस रीजन के दरमियान अगर वैल्यू आई तो क्या आप लोगों को नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, नल हाइपोथेसिस आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आप लोग अल्फा लेवल को जब आप लोग ले रहे होते हैं ना, तो ये जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस होंगे। समझ में आया कि आप लोगों को बात? टाइप 1 एरर क्यों होता है? क्योंकि आप लोग हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस को आप लोग रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ठीक भी होता है, तो ऐसा ही होता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे अब एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस के यहाँ पे अब इस एरिया के अंदर, एक्सेप्टेंस वाले एरिया के अंदर वैल्यूज के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, तो आप लोगों के टाइप 1 एरर का जो रिस्क है वो कम हो गया। समझ में आ गई आप लोगों को बात? इसीलिए आप लोग यहाँ पे अल्फा लेवल को जो कंसेप्ट है वो आप लोग यूज करते हैं।
आगे है हमारे पास, अब यहाँ पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बाकायदा आप लोगों को हाइपोथेसिस बना के दिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस लिखना होता है। आपने हाइपोथेसिस ये बनाया, नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि अल्कोहल का जो एक्सपोजर होता है उसका बर्थ के वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये कहेंगे अल्कोहल का जो पॉपुलेशन का जो मीन है, अगर अल्कोहल एक्सपोजर होगा फिर भी 18 ही आएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोग ये कह देते हैं कि नहीं, अल्कोहल के जो एक्सपोजर उसकी वजह से बर्थ रेट के ऊपर अफेक्ट होगा। आप लोग ये बनाते हैं कि पॉपुलेशन मीन अल्कोहल एक्सपोजर इज नॉट इक्वल टू 18। फिर आप लोग क्या करेंगे, अल्फा लेवल आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आप अल्फा लेवल वैसे कहा जाता है कि 0.05 का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे 5% हमारे पास यानी कि रिस्क है कि हम लोग टाइप 1 एरर को कमिट कर सकते हैं। अच्छा यानी कि हाँ ठीक हो गया। अच्छा आगे हमारे पास उसके बाद अपने क्या करना होता है कि क्रिटिकल रीजन को लोकेट करने के लिए आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट करना होता है। आप लोग पहले पॉपुलेशन के स्कोर्स लेंगे, फिर आप लोग सैंपल मीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैंपल साइज के लिए आप लोग ग्राफ वगैरह बनाएंगे, आप लोग क्रिटिकल जो रीजन है उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, टेस्ट के स्टेटिस्टिक्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे, जी स्कोर्स आप लोगों ने जो फाइंड आउट करें, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो आप लोगों ने फाइंड आउट किए। फिर आप लोग डिसीजन लेंगे, जो आप लोगों ने जी स्कोर कैलकुलेट किया अगर उसकी वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल आपके पास 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये -1.95 की बाउंड्री से दूर है, इसलिए आप लोग ये कहेंगे कि आपका जो सैंपल मीन है ये क्रिटिकल रीजन के अंदर आ गया, तो आप लोग अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगला जो लेक्चर नंबर होगा 22 में हम लोग मजीद देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।